में हमेशा हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर बेंडर-स्कीमिट मेथड के बाद ये क्रैंक-निकल्सन मेथड की ओर बढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूं क्रैंक-निकल्सन जो मेथड है वो 80% सेम है। किसके जैसी है? बेंडर-स्कीमिट मेथड जैसी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पहले हम लोग उसके डिफरेंस जान लेंगे और फिर ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसके अंदर में डिटेल में बताने वाला एक ये देखो x जो इंटरवल है वो h से रिलेट करेगा, वो मैं बेंडर-स्कीमिट मेथड में भी आपको बताता था। यहाँ पे भी सेम होने वाला है क्राइटेरिया। t इंटरवल जो है वो k को रिलेट करेगा, बराबर है, k को रिलेट करेगा और k के वैल्यू चेंज होने के बाद ये t के इंटरवल चेंज होने वाले हैं, बराबर है। तो ये मैं क्राइटेरिया भी सेम था बेंडर-स्कीमिट मेथड के अंदर, सेम क्राइटेरिया क्रैंक-निकल्सन के अंदर। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि बेंडर-स्कीमिट मेथड के अंदर ये डिवाइडेड बाय 2 करके फॉर्मूला था, इसके अंदर ये नहीं है। ये मैं रफ कर रहा हूं, देखो। तो ax² इतना ही याद रखना है अभी। और इसके अंदर जो वैल्यूज निकालने थे वो क्या करते थे हम लोग, ये और ये इनको लेते थे और ये जो सी वैल्यू बनता था हाफ a प्लस बी और ये फॉर्मूला था इसका। लेकिन इसके अंदर फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये साइड वाले भी दो ऐड कर देने हैं और उसको डिवाइडेड बाय ये 2 नहीं करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट्स हियर क्रैंक-निकल्सन मेथड। तो क्रैंक-निकल्सन मेथड ये जो पर्टिकुलर सम है ये बहुत बार बहुत से यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो लेटर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो करना क्या है हमें, पहले सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने के पहले हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करके लेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग वी आर कंपेयरिंग दिस वैल्यूज, यू गेट व्हाट a is what 16 मिल चुका है मुझे। ओके, यहाँ पे देखो अगर मेरे को h नहीं दिया है और ये जो पर्टिकुलर a वैल्यूज जो है वो x के वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं 0। हाँ, ये सेम करना है हमें, कंडीशन से ही जान लेना है। यहाँ पे सीधा ये सम के अंदर वैल्यूज दिए हुए x के कहां से कहां तक चलने वाले, लेकिन नहीं दिए हैं तो हम लोग कंडीशन से कैसे जान लेते हैं। देखो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, x, 0 is equals to 0, then u is equals to 0, t is equals to 0 and then u is equals to 1, t is equals to 200t। तो ये जो वैल्यूज रहते हैं ये x के वैल्यूज रहते हैं और ये जो वैल्यू रहते हैं ये t के वैल्यू रहते हैं। ये बेंडर-स्कीमिट मेथड के अंदर भी सेम है, यही क्रैंक-निकल्सन के अंदर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है इससे मुझे पता चला x स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड x जो है वो खत्म हो रहा है 1 पे। यहाँ पे तो कंडीशन दी है, लेकिन अगर नहीं दी है तो यहाँ से हम लोग को आइडेंटिफाई करनी है। लेकिन अभी t स्टार्ट्स फ्रॉम, t कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो t का वैल्यू 0 दिया है और t का एंड कहां तक हो रहा है ये हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 स्टेप इन t ऐसा कहा गया है, तो t का वैल्यू 1 तक रहेगा, 1 तक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें करना क्या है, देखो सिंपल से चीज की ओर बढ़ना है। इसके अंदर बहुत बेंडर-स्कीमिट जैसी ही ये मेथड है, लेकिन खाली ये फॉर्मूला अलग हो गया और k का वैल्यू निकालने का तरीका एक अलग होता है। ओके, तो k का वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। इसके अंदर k इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 16 है। इसके बाद h का वैल्यू क्या है, इसके अंदर h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू जो है वो 1/4 द
होल स्क्वायर है। अगर 16 इंटू 1/16 ये चला गया तो के का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, के का वैल्यू मुझे मिल रहा है 1। ओके, तो के का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, तो अभी हम लोग पहले टेबल फॉर्म करने से पहले इसके कंडीशंस लिखते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको कंडीशंस लिखने हैं। तो कंडीशंस देखो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो जो कंडीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी यहाँ पे u इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है, पहला वाला कंडीशन जो है वो x, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x के जो इंटरवल जो है, यहाँ पे मैं टेबल निकालता हूं, जैसे उसमें निकालते थे सेम थिंग यहाँ पे भी करनी है। x ऊपर की तरफ लेना है, t नीचे की तरफ लेना है। ये टेबल ज्यादा लंबा नहीं खींचता है नीचे। इसके बाद यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो x का जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है 1 पे। ओके, और इसके जो इंटरवल्स है 0 to 1, अगर मैं h का जो वैल्यू है, ये h का जो पर्टिकुलर वैल्यू है h का, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो क्या करना पड़ता था, h का जो वैल्यू है वो हम लोग डिसाइड करते थे 0.2 और 0.225, मतलब 0.2 से भी 1 आता है इंटरवल करने से, और 0.25 से भी 1 आता है। लेकिन अगर आप 0.125 अगर इसके अंदर प्लेस करते हैं तो आपको k का वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन अगर आप 0.15, 0.2 अगर प्लेस करते हैं, 0.25 16 इंटू 0.25 द होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी क्या आएगा, k इज इक्वल टू 0.64। तो 0.64 अगर k का वैल्यू रहेगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। इसके पहले मैंने बेंडर्स लिमिट मेथड में भी यही सब बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बताने जा रहा हूँ कि k का वैल्यू 1 क्यों लिया। हाँ, ये सब नहीं देते हैं तो, अगर देते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं देते तो हम लोग को खुद को निकालना रहता है, ये डिसाइड करना रहता है कि इसका इंटरवल क्या लेना है करके। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, आपको डायरेक्टली लेना है। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालना है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये जो वैल्यू है 0.24, ये हो गया 1/4 की। ओके, तो ये जो है ये 0.25 है। ओके, तो मैं यहाँ पे 0.25 से इंटरवल बढ़ाते जाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.5, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 0.75, और बाद में इसके अंदर 0.25 और ऐड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। ओके, इस तरह से चलेगा। ये जो वैल्यू रिलेट करेगा, ये सब वैल्यूज जो है ये h के वैल्यू से, किसके वैल्यू से, क्योंकि x इंटरवल जो बढ़ेगा वो h को रिलेट करेगा, इसके लिए x h के वैल्यू से, और h के वैल्यू 0.25 से चेंज होने वाले हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो क्राइटेरिया है इसके अंदर क्या है, k के वैल्यूज है। तो k स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, t स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, t स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड k का वैल्यू क्या है आपका, k का वैल्यू 1 आया हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा। इस तरह से मैंने टेबल का ढांचा बना के लिया है। इसके टेबल्स थोड़े छोटे होते हैं, छोटे मतलब स्मॉल साइज में होते हैं, लेकिन विड्थ में रहेंगे, लेकिन लेंथ में बेंडर्स लिमिट से छोटे होते हैं, क्योंकि 1 और 2 स्टेप में हम लोग को आंसर निकालना रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, इसके अंदर में अगर u के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अगर 0 पुट कर देता हूं तो ये 0,0 ही रहेगा, ये भी ये रहेगा 0.25, 0 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0.25, 0 इज इक्वल टू 50, 0 u इज इक्वल टू 0.75, 0 इज इक्वल टू 0, और u इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से वैल्यू आएंगे इसके, मतलब ये कौन से वैल्यूज आ गए हैं, x के वैल्यूज इस
जब भी t 0 था, मतलब ये सब वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं, इधर के ये वैल्यूज मुझे क्या मिल चुके हैं, 0 ही मिल चुके हैं। इसके बाद की जो कंडीशन है u इज इक्वल टू टी, u इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन क्या है, 0 t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे कौन से वैल्यूज चेंज करने हैं t के, तो u इज इक्वल टू 0 t के वैल्यूज किससे चेंज होने वाले, k के वजह से चेंज होने वाले। k क्या है हमारा, 1 है, स्टार्टिंग का t का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 पुट किया तो 0 ही मिलेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट k का 1 होने वाला है, तो ये 0, ये k 1 से बढ़ेगा, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 0,0 ये पोजीशन हो गई, यहाँ पे 0 है, और 0,1 मतलब यहाँ ये जो पहला वैल्यू रहता है x का, ये t का रहता है, मतलब ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन के अंदर मुझे 0 मिल गया है। ओके, इसी तरह हमें लास्ट वाला कंडीशन भी करना है, u इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 200t है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 1, t का वैल्यू मैं पहले 0 दे देता हूं, तो ये वैल्यू 0 बनेगा, तो ये पोजीशन यहाँ पे आती है। इसके बाद u इज इक्वल टू 1,1 रहेगा, मतलब ये वाला, ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये पोजीशन के अंदर देखो क्या बनेगी वैल्यू, 200 इंटू 1, क्योंकि t का ही वैल्यू इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हो गया आपका 200। तो यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू मिलती है, 200 वैल्यू मिलेगी। ओके, इस तरह से मैंने ये टेबल का ढांचा पूरा बना के लिया है। ये टेबल कंस्ट्रक्ट होने के बाद हमें आगे बढ़ना है। अभी आगे बढ़ना, इसके अंदर फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है। उसके बेंडर्स की लिमिट के अंदर सीधा फॉर्मूला था, a प्लस बी करो डिवाइडेड बाय 2 करो, लेकिन यहाँ पे a b c d और डिवाइडेड बाय 4 करो। तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। क्या टेक्निक है, जो बचे हुए कितने एलिमेंट बचे हैं, 1 2 एंड 3, इनके ही वैल्यूज निकालने हैं। निकालने तो 3 ही वैल्यू है, यहाँ पे 1 स्टेप वाला है, सम 1 स्टेप वाला है, इसके लिए आसान है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको नेमिंग देना जरूरी है, जैसे कि बेंडर्स की लिमिट में देना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा। u1 बोल देता हूँ, u2 बोल देता हूँ, u3 बोल देता हूँ। बीच वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, u2 है। तो ये सबसे क्रूशियल एलिमेंट यही है। ओके, ऐसा मैं बोलता हूं, क्यों बोलता हूं बाद में बता देता हूं। अभी ये जो u है, ये किसको किसको जुड़ेगा, इसको जुड़ेगा, इसको जुड़ेगा, इसको जुड़ेगा और इसको जुड़ेगा। ओके, यही इसका फॉर्मूला है। मतलब क्या है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और डिवाइडेड बाय 4। तो देखो u1 क्या हो जाता है, देखो u1 इज नथिंग बट व्हाट, u1 इज नथिंग बट व्हाट, 1/4, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 0 आ गए, लास्ट वाला एलिमेंट u2 आ गया। ओके, इसी तरह u, अभी इसको कट कर देता हूं, इसको भी कट कर देता हूं, जंबलिंग नहीं होना चाहिए इसके लिए। अभी इसके साथ ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। ओके, तो u2 1/4, इसके भी अंदर 3, यहां पे देखो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, मतलब ये दोनों 0 हो गए, और u1 और u3 आ गए, u1 और प्लस u3 आ गए। तो यहाँ पे u2 इज इक्वल टू 1/4, u1 प्लस u3 रहेंगे, और यहाँ पे u1 इज इक्वल टू 1/4 u2 रहेंगे, क्योंकि 0 का तो मतलब ही नहीं है। अभी लास्ट वाला एलिमेंट बचा, इसके लिए देखो सेम क्राइटेरिया यूज करना है हमें। क्या करना है, इसको ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। तो ये वाला है u3 इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 0, सभी 0 नहीं रहेंगे इसके अंदर, ये u2 रहेगा प्लस 200 रहेगा। ओके, ये 200 रहेगा। अभी यहाँ पे u3 के अंदर 1/4 u2 प्लस 200 बनेगा, u2 प्लस 200 बनेगा। ओके, अभी इसमें एक
एक टेक्निक बता देता हूं, इससे ये बेल्डर्स लिमिट मेथड काफी आसान हो जाएगी। दिखने में ये ट्रिकी लगेंगे, प्रॉब्लमेटिक लगेंगे। यहाँ पे अभी ये सब मैं रफ कर देता हूं, ये तो सब हम लोग ने किए। अभी आपको एक ही ध्यान देना है, बीच वाला एलिमेंट कौन सा है। बीच वाला एलिमेंट मतलब मिडल वाला, मिडल वाला कौन सा है, U2 है। कौन सा है, U2 है। हमें U2 के ऊपर कंसंट्रेट करना है। किसके ऊपर, U2 के ऊपर। और U2 को लिखना है, U2 1/4 है। इसके अंदर U1 भी है और U3 भी है। U1 भी है, U3 भी है। मैं U2 को ही क्यों चूज कर रहा हूं वो भी बता दूंगा, क्योंकि U1 भी है और U3 भी है। U1 भी है और U3 भी है। किसके अंदर है, U2 के अंदर है। तो U1 जो है ये U2 के अंदर इन टर्म्स ऑफ U2 है, यहां पे आप देखेंगे तो। और U3 भी इन टर्म्स ऑफ U2 है। इसका ही डिसएडवांटेज लेने के लिए U2 को उठाना है। इससे क्या हो जाएगा, सब इक्वेशन U2 में चला जाएगा। इसलिए बीच का जो एलिमेंट है ये U2 को लेना है। इसके U1 और U2 के अंदर वैल्यूज प्लेस करने। तो वैल्यूज कौन सा है, ये 1/4। U1 के अंदर में ये वैल्यू U2 प्लेस कर दिया और U3 के अंदर में 1/4 ब्रैकेट प्लेस करना है, U2 + 200 और ब्रैकेट क्लोज, कुछ भी नहीं ज्यादा। अभी सिंपल सी चीज है, अभी U2 = 1/4, बाहर वाला तो वैसा ही रहेगा। अभी ये 1/4 और ये 1/4, ये दोनों क्या होने वाले हैं, सेम है इनका डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएंगे 2/4 U2 + 200/4, 200/4। ओके, तो यहां पे अभी आप देखेंगे तो क्या होने वाला है, देखो U2 = ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया आपका 1/2 + U2 प्लस, इसको भी अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 4 से, तो ये क्या बचेगा, 50। क्या बचेगा, 50। ओके, अभी U2 = ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1/8 U2 + 50/4। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अभी हमें करना क्या है, अभी यही कैलकुलेशंस बढ़ाना है। U2 का वैल्यू निकालना है, U1 का वैल्यू निकालना है, U3 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेशन करते जाता हूं, U2 का वैल्यू निकाल के लूंगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, U2 - 1/8 U2 = ये हो जाएगा 50/4, वैसा ही रहे। अभी ये हो जाएगा 7/8 U2 = 50/4। ओके, तो 4 2 तो ये हो गया 7/2। तो ये हो गया U2 = 50 × 2, तो ये हो गया 100/7। तो U2 का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, U2 = तो कैल्सी का थोड़ा सहारा लेना है हमें। U2 = 100/7, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 14/28। क्या मिल रही है, 14.28। ओके, U2 की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, अभी यही U2 की वैल्यू अगर मैं U1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, U1 = 1/4, U2 14.28, U2 = इसको ही 4 से डिवाइड कर दूं, /4, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 3.57। और यही वैल्यू अगर U3 के अंदर में सब्स्टिट्यूट कर दूं, U3 क्या है देखो 1/4, U2 का वैल्यू 14.57 + 200। अभी 14.57 + 200
डिवाइडेड बाय 4 ये कर दूं तो ये वैल्यू मुझे U2 की वैल्यू, U3 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 53.64। ओके, इसी तरह मुझे सभी वैल्यूज मिल चुके हैं। तो अभी मैं एक बार वापस से टेबल निकाल के दिखाता हूं। ये हो गया आपका T, ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.75 और लास्ट में ये 1 हो गया। ओके, ये इस तरह है। यहाँ पे आपका 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 200, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है। ओके, अभी सिंपल है। U1 की वैल्यू नहीं, यहाँ पे U1 लिखता हूं, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं। U1 इज इक्वल टू व्हाट? U1 का वैल्यू क्या आया है हमारा? U1 का वैल्यू, सॉरी ये U1 है, मैंने U2 लिखा है। U1 का वैल्यू है 3.57। ये U2 का वैल्यू क्या है? U2 का वैल्यू 14.28 और लास्ट में U3 का वैल्यू क्या आया है? U3 का वैल्यू आया है 53.64। इस तरह से मुझे सभी वैल्यूज मिल चुके हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे देखो, ये प्रॉब्लम थोड़ा दिसंबर 2024 में मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा था, लेकिन थोड़ा क्या किया था, 200 के जगह पे ये 100 था। तो कुछ भी नहीं है, ये भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, वही प्रॉब्लम है। 200 के जगह पे हमें 100 कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 4 को अगर 100 से डिवाइड होता है तो 25 बन जाएंगे। यहाँ पे 25 यहाँ पे रहेंगे, 25 ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 25, यहाँ पे भी 25 रहेंगे और यहाँ पे देखो ये 25 और ये 2, तो ये हो जाएंगे 50 और 50 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाय 7, तो ये होता है वैल्यू आपका 7.14। ओके, 7.14। अगर 7.14 वैल्यू में यहां पे ले लेता हूं 7.14, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? देखो, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, तो ये बनेगी 1.78। ओके, अभी ये 7.14 7.100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 7.14 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड 7.14 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये हो गया आपका 26.78। तो यहाँ पे जो वैल्यूज बनेगी, ये वैल्यूज क्या रहेगी? ये वैल्यूज रहेगी, ये 7.14, U1 का वैल्यू रहेगा 1.78 और ये लास्ट वाला वैल्यू रहेगा 26.78। ओके, तो ये लास्ट आंसर आएगा आपका। यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैंने एक ही सम था ये, लेकिन वैल्यूज चेंज करने के वजह से लास्ट के आंसर में थोड़ा डिफरेंस आया था, उसके सभी वैल्यूज हाफ हो गए थे। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको बेंडर्स की लिमिट और ये क्रैग निकलसन मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।